बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट के आज दो बड़े अहम फैसले आए हैं। एक तो 3 रुकनी बेंच ने इलेक्शन से मुतल्लिक फ़ैसला दिया है, उसके भी बड़े दूररस असरात होंगे और हुकूमत जो है वो सर जोड़ के बैठी हुई है। पता नहीं सर जोड़ के टकरें मार रहे हैं या गौर खौज कर रहे हैं। बहरहाल उनका रद्द-ए-अमल यही आया है हुकूमत का कि ये फ़ैसला बड़ा अफसोसनाक है, लेकिन खुदा न खास्ता उन्होंने ये नहीं कहा कि हम फ़ैसला नहीं मानते। वैसे लंदन से जो एलामिया जारी हुआ था, जो इनका इजलास हुआ था, उसमें तो ये कहा गया था कि हम ये फ़ैसला नहीं मानेंगे, लेकिन आज इस फ़ैसले को अफसोसनाक करार दिया गया है। देखते हैं कि वफाकी काबीना के इजलास के बाद क्या कहते हैं। स्टूडियो में मेरे साथ सरदार एहसन रज़ा एडवोकेट मौजूद हैं। जनाब सरदार एहसन रज़ा साहब, बताइएगा कि सुप्रीम कोर्ट का जो 3 रुकनी बेंच ने जो फ़ैसला सुनाया है, इसमें एक तो उन्होंने इलेक्शन का मुकम्मल शेड्यूल दे दिया है और ये फ़ैसला बिल्कुल उसी तरह से है जैसे कासिम सूरी वाली रोलिंग में दिया था। उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया था कि इजलास कब होगा और उसको हेड कौन करेगा और किस तरीके से वोटिंग होगी। आज सुप्रीम कोर्ट ने अपने फ़ैसले में ये कह दिया है कि 10 अप्रैल को कागजात नामजदगी दाखिल होंगे और 20 अप्रैल को जो है इंतखाबी निशानात मिलेंगे। आप क्या कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का ये फ़ैसला और 9 अप्रैल का फ़ैसला काफ़ी मिलते जुलते नहीं है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें मांगड़ साहब, सबसे पहले तो मैं पूरी कौम को मुबारकबाद देता हूँ। आज आइन और कानून की फतह हुई है और इसमें जो जिस हद तक आप ये फरमा रहे हैं कि जो फैसले मिलते जुलते हैं, यकीनन ये फैसले मिलते जुलते हैं और उस वक्त किसी एक पार्टी को पसंद नहीं थे कि आज वक्त किसी दूसरी पार्टी को पसंद नहीं है, तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता। और मैं आपसे बहरहाल, चूँकि हम ये पूरा एक सीरीज़ करते रहे हैं प्रोग्राम्स की, तो मैं आपसे अर्ज़ करता रहा हूँ इस दौरान में कि मैं ये जानता हूँ कि जो चीफ़ जस्टिस हैं उमर अता साहब, वो एक अपराइट आदमी हैं और वो कानून और आइन से 1 मिनट के लिए भी पीछे नहीं होंगे। इस सिलसिले में उन पर जितना मर्जी प्रेशर आया जाए। आपको याद होगा कि जब पहला फैसला जिसका आप सूरी साहब की रूलिंग के हवाले से जिक्र कर रहे हैं, तो उनकी ज़ाती लाइफ के ऊपर कि उनकी बेटी जनाब वो उधर उसकी बहू है, मुस्लिम लीग नून के जो सदर थे, उनकी बहू है, उनकी बेटी उस वक्त किसी और तरीके से स्कैंडलाइज किया गया, इसको किया जा रहा था। अभी इसको और तरीके से किया जा रहा है, मगर वो वहीं खड़े हैं। वो अपने आइन के रास्ते पे, हो सकता है वो उस वक्त के जो किसी को पसंद ना हो, हमें पसंद ना हो, किसी और को पसंद ना हो, मगर ये बताइएगा, ये फैसले कानून और आइन के मुताबिक है। सरदार साहब, ये जो फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, इसमें जो उसकी जो अल्फाज हैं उससे ऐसा लगता है कि अगर इस पे अमल दरामद ना हुआ तो नहली की तलवार वज़ीर आज़म के सर पे लटक रही है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के सर पे लटक रही है, वजारत दाखिला के सर पे लटक रही है, वजारत दफा के सर पे लटक रही है। तो अगर इस फैसले पे अमल दरामद नहीं होता, आपके ख्याल में कौन कौन तौहीन अदालत की जद में आ जाएगा? मांगड़ साहब, ये जो मुल्क है ये एक आइन के तहत चल रहा है। एक सर्कल जो पूरा एक फंक्शन, जैसे कोई फैक्ट्री, कोई एक जो रिंग है वो काम करता है, पूरा इंजन जैसे काम करता है, तो ये आइन उसको जोड़े हुए है। वरना तो वो पंजाबी में जिसे कहते हैं इंजन खुल जाएगा। तो ये जो अगर ये सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं वो पाकिस्तान, ये कोई सिविल कोर्ट नहीं है, वो तो सिविल कोर्ट का भी बहुत एहतराम है और उसको जो है वो उसका भी वो भी अदालत है और वो किसी तौर भी कम नहीं, मगर ये तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का फैसला है। तो इसके ऊपर जो फर्ज करे प्राइम मिनिस्टर जो है वो इसकी कंटेम्प्ट करता है, इसको नहीं मानता, तो वो आप यकीन करें ये सियासत बड़ी जालिम चीज है। उसके ऊपर तो लग जाएगी कंटेम्प्ट और वो तो हो जाएगा बाहर। और सबसे पहले मिठाई पता कौन मंगवाएगा? उसकी भतीजी, कि ये पॉलिटिक्स से बाहर हुआ है। तो ये देखना पड़ेगा। ये अब इनके लिए ये एक गले की हड्डी बन गई है। कहने का मतलब है कि मियां शहबाज शरीफ की भतीजी मरियम जो है वो मजबूर करेगी थ्रू अपने अब्बा जी के कि मेरे चाचा को मजबूर करें वह सुप्रीम कोर्ट का फैसला ना माने। यकीनन क्योंकि देखिए, हमें पॉलिटिकल एक चीज का पॉलिटिकल एस्पेक्ट ये है कि जो बंदे पोजीशन में हैं, आप देखें ना, सुबह सेक्रेटरी जो दिफा है उसने अपनी रिपोर्ट पेश नहीं की, हालांकि उसने कल पेश करनी थी, मगर वो उसने अपनी रिपोर्ट पेश नहीं की, मगर इन दी एंड उसको रोका गया। उसको जो है वो वजीर दिफा के चैम्बर में वो बैठा रहा बहुत देर, काबीना के इजलास में उसको एंगेज रखा गया, मगर इन दी एंड वो गया और सुप्रीम कोर्ट गया और उसने जाके अपना जो राय थी वो जमा करवाई। जो भी उसकी सिक्योरिटी कंसर्न थे नहीं थे वो उसने जमा करवाई, क्योंकि उसे पता था कि अगर मैं ये सिक्योरिटी कंसर्न्स का लिफाफा मैं जमा नहीं करवाऊंगा तो मेरा फ्यूचर, मेरी पेंशन,
मेरा जो मामलात हैं वो 22 ग्रेड में बैठा हुआ एक सेक्रेटरी है, तो वो तो जाया, उसका तो जिंदगी जाया होगी। अच्छा, तो एक ये तो कैसे कर सकेंगे? सेक्रेटरी दफा का आपने बता दिया, वजीर आजम का बता दिया, राना सनाउल्लाह का क्या मुस्तकबिल हो सकता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का क्या मुस्तकबिल हो सकता है, सेक्रेटरी खजाना का क्या मुस्तकबिल हो सकता है, आप आइन और कानून की नज़र में बताएं। सर मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि एक फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कर दिया, ये 3 रुकनी बेंच का फैसला है, कोई मजाक नहीं है। ये जब हो गया है और इस पे पूरा शेड्यूल भी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है कि ये किस तरह से, ये उसी शेड्यूल जो पहले दिया गया था। बुनियादी चीज़ आप ज़रा समझने की कोशिश करें कि वो एक्सटेंड जो किया गया है वो सिर्फ वो 13 दिन है जो ज़ाया किए गए हैं। बेसिकली तो इलेक्शन कमीशन का जो फैसला था वो उसको गैर आइनी और कलअदम करार दिया गया। तो अभी ये वही शेड्यूल जारी है। अब इस पे बाइंडिंग्स कर दी हैं, अब इस पे डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट इसकी निगरानी पे इन्वॉल्व हो गया है। जैसे आपने कहा कि वो सूरी साहब वाले फैसले पे डायरेक्ट, और उसमें आप देखें कि वहां पे जो स्पीकर कौमी असम्बली था असद कैसर, उसको इस्तीफा देना पड़ा क्योंकि वो एक तरफ से मजबूर था कि उसकी पार्टी नहीं चाहती थी, एक तरफ से मजबूर था कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था, तो उसकी इतनी जुर्रत नहीं हुई कि वो स्टैंड कर जाए। तो यानी मकसद ये है सरदार साहब के इस फैसले की जद में जो आएगा वो अपनी नौकरी और अपना मुस्तकबिल तबाह कर लेगा। तो क्या समझते हैं कि आज का फैसला आने के बाद मामला क्लियर हो गए या अभी लड़ाई जारी है? देखें, वो कहते हैं ना, वो एक मशहूर जंगी तराना है कि जो भी आएगा रास्ते में कट जाएगा। तो इस रास्ते, इस फैसले के हवाले से तो ये चीज़ सेटल है। और जो यहाँ पे जो यानी मामलात आईनी जो बहरान था वो तो हल हो गया। एक तो जो वो 6 रुकनी बेंच का फैसला आया है जो नहीं, उस पे हम बाद में बात करते हैं, पहले मुझे इस पे बताएं। क्योंकि ये अटैच था, ये सारा मामला वो तो उलझा हुआ है। नहीं, उलझा हुआ नहीं है, वो तो जस्टिस फायज ईसा साहब ने उड़ता तीर पकड़ा, उनका ना मामला था। वो एक हाफिज कुरान का केस सुन रहे थे, उसको नंबर ज्यादा देने या नहीं, उसी में उन्होंने जनाब अली तीर पकड़ के जनाब नहीं रहे थे, उन्होंने फौरी तौर पे पुट अप किया था उसको। उस वक्त मतलब केस तो उनके पास हाफिज कुरान का था ना, लेकिन ये तो मैटर नहीं था कि चीफ जस्टिस का काम रोकना है या नहीं रोकना। कोई दरखास्त ऐसी तो नहीं आई थी। अरशाद हसन खान के पास तो दरखास्त आई थी कोयटा बेंच में कि जनाब चीफ जस्टिस को काम से रोका जाए। इधर जो फायज ईसा साहब जो हैं तो इनके पास तो दरखास्त ही नहीं आई, तो इन्होंने वैसे ही काम लपेट दिया। ये एक अलग मैटर है। लेकिन मुझे पहले ये बताएं कि अब जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका, अगर काबीना उसको रद्द करती है, नहीं मानती है, तो फिर क्या इसके असरात होंगे? मांगट साहब, पहली बात तो ये कि किसी के अंदर ये जुर्रत है ही नहीं। आप देख लीजिएगा कि काबीना इसको ना रद्द करेगी। आपने थोड़ी देर पहले लॉ मिनिस्टर की प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर सुनी हो तो उन्होंने उस फैसले को अफसोसनाक करार दिया है। वो उनका हक है, वो उनके लिए अफसोसनाक है नहीं है, तो वो उन्होंने ना मानने से इनकार नहीं किया, क्योंकि कर नहीं सकते। और अगर कोई भी शख्स जो ये इलानिया जारी करेगा, सबसे पहले तो वो जाएगा, क्योंकि वो तौहीन अदालत की जद में आ जाएगा। अब वो देखें, पहली मैं तो नहीं समझता कि एक लम्हे के लिए भी काबीना, मैंने तो आपको कहा है कि उनके तो अपने मिठाइयाँ मंगवाने के लिए तैयार बैठे होंगे कि वो अगर इस किस्म का कोई हरकत कार गुजरेंगे। तो पहली बात तो ये वो कोई सियासी खुदकुशी कोई भी नहीं करता, ना ही कोई काबीना करेगी। और अगर ऐसा करते हैं तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, दूसरा सरदार साहब ये बताएं कि जो 6 रुकनी बेंच बैठा जिसने जस्टिस फायज ईसा वाला जो फैसला जो था उसको कलअदम करार दे दिया, और उससे पहले कल फायज ईसा साहब ने एक मरासला लिखा रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को, और उन्हें कहा कि आपको क्या हक है कि आप मेरे उस फैसले को जो है कलअदम करार दें सर्कुलर के जरिए, और आपकी खिदमात जो है वापस इस्टेब्लिशमेंट को की जाती हैं। और उधर से हुकूमत तैयार बैठी हुई थी, उन्होंने फौरी तौर पे कहा कि जी इनको वापस भेजें, लेकिन रजिस्ट्रार तो आज सुप्रीम कोर्ट में अरशाद अली साहब काम करते रहे। तो जो 6 रुकनी बेंच था जिसने उस फैसले को कलअदम करार दिया, तो इससे एक और चीज़ वाजे हुई है कि चीफ जस्टिस के जो साथी जज हैं, जिसके बारे में कहा जाता है जो जजों की तकसीम है, तो ये वाजे नहीं हो गया कि चीफ जस्टिस साहब के कैंप में कितने जज हैं। देखें, मैं तो वैसे ही अभी भी मैं कानून का तालिब इल्म होने के नाते और एक वकील होने के नाते इस बात की हौसला अफजाई नहीं करूंगा कि फ़लाँ कैंप में कितने लोग हैं और फ़लाँ कैंप में कितने लोग हैं। हाँ, अलबत्ता जो एक 3 रुकनी जो फैसला था फायज ईसा साहब का, जिस जज साहब ने उससे इख्तलाफ किया था और चीफ जस्टिस साहब, वो इसमें शामिल नहीं थे, और 6 जजेस शामिल थे जिन्होंने आज फैसला दिया है। तो 6-0 से जो है वो फैसला दिया गया है, और वो एक बड़ी सतही सी बात थी। मैं अदालत में मौजूद था कि जब वो इसकी हेयरिंग की गई, तो जस्टिस साहिबान बैठे हैं
और उन्होंने जो जो मेडिकल कमीशन की तरफ से जो वकील साहब पेश हुए थे, तो उन्होंने बताया कि जनाब ये एक सुओ मोटो एक हाफिज के दरख्वास्त पर लिया गया था कि जनाब 20 नंबर जो हैं वो दिए जाए, मगर ये 20 नंबर 2018 के जो रूल्स थे उनके मुताबिक दिए जा रहे थे, और 2021 में जो है इसको रद्द कर दिया गया था कि ये इजाफी नंबर नहीं दिए जाएंगे। तो चूंकि इस वक्त रूल्स ऑफ बिजनेस जो है वो 2021 के चल रहे हैं, इसलिए मेडिकल काउंसिल जो है वो 20 नंबर नहीं दे सकती जब तक कि कोई कैबिनेट या कोई नया वो 20 नंबर देने या ना देने का फैसला ना कर दे। तो इसलिए ये एक बड़ा कट शॉर्ट सा मामला था जिस पर जो है वो बेंच ने ये कहा कि सुओ मोटो एक्शन जो है वो उसको क्लोज किया जाता है, और इस पर डिटेल फैसला और दीगर एस्पेक्ट्स पे जो है फैसला वो डिटेल में हम जारी कर देंगे। तो वो 6-0 से वो फैसला मंजूर किया गया, और इस नाते से वो जो एक मामला था वो खत्म हो गया, और वो 3 रुकनी। तो बाकी 2 आप जो अगर आप उस हवाले से कहते हैं तो ये 6 और 2 8 लोग और 15 लोगों में तादाद का हवाला जो है, मगर ये यकीन करें, ये आई एम एम्बेरस्ड टू से दैट कि वहाँ पर कोई ऐसी सूरत हाल है। मैं कहता हूँ कि जैसे बंदा खुदा ना खास्ता किसी करीबी का कोई नुकसान हो जाए तो बंदा कहता है कि या अल्लाह ऐसा ना हो, तो वो हम ये समझते हैं कि या अल्लाह ये सुप्रीम कोर्ट में ये जो ग्रुपिंग की कोई बातें हैं नहीं, वो तो देखें खत्म हो जाए या ना। दुआएं आपकी अपनी जगह पे, वो तो वाज़ेह नजर आ रहा है। तो जस्टिस फायज ईसा साहब ने ये जो जल्दबाजी में जो किया है, पहले से उन्होंने चीफ जस्टिस को काम से रोकने की कोशिश की, फिर बाद में उन्होंने अरशाद अली साहब जो हैं रजिस्ट्रार, उनकी खिदमात वापस करने की कोशिश की। तो क्या ख्याल है कि वकला की कोई तंजीम या कोई सीनियर वकील जो है कोई रेफरेंस भेज सकता है जुडिशल कमीशन में इनके खिलाफ? देखें जी, ये सीक्वेंस ऐसा हुआ है कि सबसे पहले तो फायज ईसा साहब ने, जैसे आपने फरमाया कि उड़ता तीर, वो उन्होंने एक दीगर किस फैसले बात में कोई कहीं की बात कहीं पे घुसा के तो उन्होंने कोशिश की कि वो चीफ जस्टिस को काम से रोके। अब बुनियादी बात यह है कि यहाँ पर ही बायसनेस हो गई कि जब मतहत अपने ऑफिसर्स को मतलब जो लोअर ग्रेड पे हैं वो उसको अपने ऑफिसर्स को रोकना शुरू कर देंगे काम से, तो फिर ये तो फंक्शन ही खत्म हो जाएगा, रियासत का ही फंक्शन खत्म हो जाएगा। द सेकंड थिंग इज दैट कि फायज ईसा साहब आज वो करते हैं फैसला, दूसरे दिन ही वजीर आजम उनके खिलाफ दिए गए जो केसेस, वो रेफरेंस था जो उनके खिलाफ रिवीजन थी उनकी वाइफ के खिलाफ जाती एहसासों के हवाले से, वो वापस ले लेते हैं। और तीसरे दिन वो जो है रजिस्ट्रार जो एक सर्कुलर जारी करता है उसको, ये एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है, तो यकीनन इससे एक बायसनेस पैदा हुई है। और फायज ईसा साहब जो कि बादी नज़र में आने वाले चीफ जस्टिस हैं, और अगर उन्हें अपने ओहदे का एहतराम करना चाहिए, उन्हें अपनी हैसियत का एहतराम करना चाहिए, और उन्हें मैं समझता हूँ कि इस किस्म के मामलात में नहीं जाना चाहिए, और यकीनन इस बात को बहरहाल पेश नज़र ज़रूर रखा जाना चाहिए कि ये जो 2-3 दिन में ये जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हुआ है, इससे कहीं ना कहीं, बल्कि हर ज़्यादा इम्कान है कि ये रेफरेंस कोई उनके खिलाफ आ सकता है, और पहले भी वो मुतनाज़ा हैं जो उनके वाइफ के हवाले से और ज़ाती एहसासों के हवाले से मामला था, तो अभी वो मज़ीद मुतनाज़ा हो गए। बहुत शुक्रिया सरदार एहसन साहब। नाजरीन, अब देखें कि अल्लाह पाक की तरफ से बंदे का नाम काजी भी हो, और फिर वो इतने बड़े ओहदे पे फायज हो, और फिर पैगंबर का नाम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नाम उनसे जुड़ा हो, यानी काजी फायज ईसा। तो काजी फायज ईसा साहब के हवाले से कहा जा रहा था कि बहुत अच्छे जज हैं। अभी तो जाहिर है कि उन्होंने चीफ जस्टिस बनना था और कौम को बड़ी तवक्कुआत थी कि बड़े गैर जानिबदाराना फैसले करेंगे, लेकिन उन्होंने पिछले ये 5-6 दिन में जो है बिल्कुल ही ख़ुद को एक पलड़े में डाल दिया, और उनको अपने ऊपर ये छाप नहीं लगानी चाहिए थी। कुछ छाप जस्टिस फायज ईसा साहब ने अपने ऊपर लगाई, और बाकी मुस्लिम लीग नून की तरफ से वज़ीर आज़म जनाब शहबाज शरीफ ने उनको जफ्फा डाला और उनके ऊपर मोहर लगा दी कि ये हमारे जज हैं। तो नाज़रीन, जो हुआ बुरा हुआ, अल्लाह करे कि बेहतर हो। लेकिन अब ये जो जैसा कि सरदार एहसन साहब ने भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट में जो बातें हैं, बाहर आम बातें हैं, ये कि जजों की तकसीम है, तलोर के शिकार के हवाले से जजों में लड़ाई होती थी, तलोर के शिकार के बारे में जो केस आया था सुप्रीम कोर्ट में, उस पर जजों के दरमियान लड़ाई हुई थी और आपस में बोल चाल नहीं है, बड़े सीनियर वकला कहते हैं। लेकिन नाजरीन, अभी जो तकसीम हुई है उस पर फ़िलहाल जो है आज की डेट तक चीफ जस्टिस जनाब उमर अताब बंदयाल का पलड़ा भारी नज़र आता है, और वो इसलिए पलड़ा भारी नज़र आता है कि वो आइन के साथ खड़े हुए हैं। इसलिए नहीं है कि वो कोई मार धाड़ कर रहे हैं
या उन्होंने डांग उठाई हुई है, इसलिए उनका पलड़ा भारी नजर आता है। वो आइन के साथ खड़े हैं, इसीलिए वकला जो हैं वो उनके साथ खड़े हुए हैं। और जहाँ तक काजी फायज ईसा साहब का मामला है, ये यकीन माने कि वो यकीन माने ये वही बात है कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाने वाली बात है कि जस्टिस फायज ईसा साहब को ये नहीं करना चाहिए था, चूँकि कौम को उनसे बड़ी तवक्कुआत थी। शमशाद मांगड़ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।